हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आईटी एक्ट 2000। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ने वाले हैं और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी इस एक्ट के। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये क्लासेस के नोट्स चाहिए हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। IT Act 2000. The Information Technology Act 2000 was notified on October 17, 2000. कब नोटिफाई किया गया ये एक्ट? अक्टूबर 17, 2000 को। ठीक है। इट इज़ द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। जो IT एक्ट है वो किन दो चीज़ों में डील करता है? एक तो साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम क्या होता है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दूसरा किस में करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, यानी कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो फ्रॉड किया जाता है उससे रिलेटेड इश्यूज जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके इश्यूज जो होंगे उनसे ये डील करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, इन 1996 द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि UNCI ट्रेल। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है इसकी। पहले तो ये वाली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। ठीक है। तो ये क्या किया इसने? अडॉप्टेड द मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे मॉडल लॉ को जो है अडॉप्ट किया टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज। पहले क्या था कि अलग अलग कंट्रीज हैं उनके अलग अलग जैसे लॉज थे ई कॉमर्स को लेकर भी, लेकिन इस UNCI ट्रायल ने क्या किया? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि सभी कंट्रीज में है सेम रूल हो सके, उसके लिए क्या किया? अपने मॉडल लॉ में कुछ अडॉप्शन किए। ठीक है। ताकि क्या है, सभी कंट्रीज के लॉ में यूनिफॉर्मिटी आ सके। फर्दर द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेड दैट all countries must consider this model law before making changes to their own laws. जनरल असेंबली है जो यूनाइटेड नेशन की, उसने क्या रिकमेंड किया कि कोई भी कंट्री अगर अपने लॉ में चेंजेस कर रही है तो उससे पहले इस जो UNCI ट्रायल ने जो अडॉप्ट किया था लॉ, इसको जरूर देखे भी, इसको देखकर ही चेंज करे ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके सभी कंट्रीज़ में। सभी कंट्रीज़ के सेम रूल होंगे तो वहाँ पर आसानी रहेगी। जब कंट्रीज आपस में कोई ट्रांजैक्शन करती है, मान लीजिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही है, वहाँ पर कुछ फ्रॉड हो गया तो उसको लेकर कोई इशू हुआ, कोर्ट में गए वो लोग, केस किया, तो उसमें क्या है, सेम लॉ होने की वजह से वहाँ पर अगर यूनिफॉर्मिटी है लॉ में तो वहाँ पर आसानी रहती है। वरना क्या होगा, एक कंट्री में अलग रूल है दूसरी कंट्री में अलग रूल है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने क्या किया कि सभी को कहा कि अगर अपने लॉ में चेंज कर रहे हैं तो ज़रूर जो ये अडॉप्शन की गई है इसको ज़रूर देखें, इसको कंसीडर ज़रूर करें। इंडिया बिकम द 12th कंट्री टू एनेबल साइबर लॉ आफ्टर इट पास्ड द IT एक्ट 2000। इंडिया कौन से नंबर पर कंट्री बनी जिसने इसको साइबर लॉ को IT एक्ट को अडॉप्ट किया? 12th कंट्री, 12th नंबर पर। ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये भी याद रखना है, ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है। तो ये थे सभी इसके इंट्रोडक्शन में कि कब आया ये, अक्टूबर 17, 2000 को आया। किस किस से डील करता है? साइबर क्राइम से डील करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करता है। ठीक है। फिर किसने पहले अडॉप्ट किया? UNCI ट्रायल ने। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और कब? 1996 में। फिर किस असेंबली ने जो है कहा कि सभी कंट्रीज लॉ में चेंज करने से पहले जो है इसे कंसीडर करें? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया कौन से नंबर पर कंट्री बनी? 12th नंबर पर बनी, जिसने कि IT एक्ट जो साइबर लॉ का था उसे अडॉप्ट किया, उसे पास किया। फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? IT एक्ट क्यों आया, इसके उद्देश्य क्या हैं?
grant legal recognition to all transactions done via an electronic exchange of data or other electronic means of communication or e-commerce in place of the earlier paper based method of communication। पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन के लिए पेपर बेस्ड मेथड यूज़ किया जाता था। हमें कुछ भी जैसे काम करना है तो हम आजकल क्या करते हैं, फटाफट मेल कर देते हैं, इससे जल्दी हो जाता है। वरना पहले क्या होता था, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ जैसे कि कोई भी काम करना है, मतलब उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट वो है स्पीड पोस्ट या पोस्ट के थ्रू भेजना होता था उस पर्सन के पास, जिससे कि टाइम लगता था। ठीक है, अब पोस्ट जाएगा, फिर वो उसका रिप्लाई आएगा, कई दिनों का वक्त लग जाता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन सब चीज़ हो जाती है, मेल भेजा फटाफट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आरटीआई एक्ट में हमने पढ़ा था आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, तो वहाँ पर फटाफट सारा काम हो जाता है। यानी कि ज़्यादातर काम जो है आजकल ऑनलाइन हो गया है, जिससे और यही इसका उद्देश्य था आईटी एक्ट का, कि जो पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन मेथड है उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को दे दिया जाए, ताकि ऑनलाइन सारा काम हो सके, आसानी से हो सके, और उसको वैलिडिटी भी मिल सके, मान्यता भी दी जा सके उसको कि वैलिड हो वहाँ से की गई ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि ये तो ऑनलाइन के पेपर बेस नहीं है तो वो इसके खिलाफ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो कोर्ट में हम नहीं केस कर सकते, तो ऐसा ना हो, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। Give legal recognition to digital signature for the authentication of any information or matters requiring legal authentication। डिजिटली साइन कर सके। अब कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं जिस पर कि सिग्नेचर की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एलएलपी वाली में कि अगर हम पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर्स के साइन चाहिए होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो क्या था, वो डीएससी लगा देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा देते हैं, वहाँ पर डिजिटली साइन करके ऑनलाइन फॉर्म ही भेज देते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल साइन हो गया, वरना क्या करना पड़ता, फॉर्म भर के उसे प्रिंट आउट निकालना पड़ता, फिर उस पर साइन करना पड़ता, फिर उसे फिजिकली भेजना पड़ता। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से आसान हो गया, डिजिटली साइन करके उसको ऑनलाइन ही भेज देते हैं आगे। तो उस डिजिटल सिग्नेचर को जो है मान्यता मिली है गवर्नमेंट से, कोर्ट से, तो तभी वो वैलिड हुआ है। ठीक है, कि वो आगे साइन चल जाएंगे अगर डिजिटली किए हुए हैं। तो इसीलिए क्या इसका उद्देश्य क्या था, लीगली जो है मान्यता मिल जाए डिजिटल सिग्नेचर को। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड आल्सो डिपार्टमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकें, फिजिकली ना भेजना पड़े, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट फाइल कर सके, उन्हें वैलिडिटी मिल सके, उन्हें जो है सरकार जो है वैलिड कहे, मान्यता दे दे उन्हें, ये इसका उद्देश्य था। फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा सके। गिव लीगल सैंक्शन एंड आल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आजकल हम देखते हैं कि हम जैसे भीम ऐप है, यूपीआई ऐप है, ऐसे बहुत सारी ऐप है जिनसे हम आसानी से घर बैठे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा भेज सकते हैं। वरना क्या बैंक में जाना पड़ता था, हमें वहाँ से भेजना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए ये किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम जो है फंड्स को ट्रांसफ़र कर सके, बैंक के जो है बैंक से थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू हम घर बैठे इजीली सारा काम ऑनलाइन कर सके, इसको लीगली मान्यता दी जाए। अब उस केस में कहीं फ्रॉड हो रहा है बीच में, मान लीजिए हमारा पैसा कोई गलत तरीके से ले जा रहा है, तो वहाँ पर हम केस कर सकते हैं क्योंकि इसको लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है। ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो बैंकर्स एविडेंस एक्ट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं ये लोग। ये इसको लीगली मान्यता दिलवाना, लीगली रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन करना। जो अपने खाते वो बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, उनको कंप्यूटर पर बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये लोग रख सकते हैं, इसको लीगल रिकॉग्निशन दिलवाना।
ये इसका मोटिव था, उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े। डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं, उसे वैलिड माना जाना, लीगल रिकॉग्निशन उसे दिलवाना, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फाइल करना जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास, इसको भी मान्यता दिलवाना। इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इसको मान्यता दिलवाना। इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको लीगली रिकॉग्निशन करवाना, मान्यता दिलवाना या फिर। ठीक है, और क्या है जो आते हैं एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, उसके लिए लीगल रिकॉग्निशन दिलवाना। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द एक्ट एसेंशियली डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज। एक्ट किन किन चीज़ों में और डील करता है। फर्स्ट, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वही है अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं उसको लीगल रिकॉग्निशन दिलवाना। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, अभी हमने पढ़ा था, डिजिटली साइन कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट पर DSC लगाकर, और ये वैलिड हो, इनवैलिड ना हो, लीगल हो, ये इलीगल ना हो। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन दिलवाना ताकि जो है ऑनलाइन साइन करके हम भेज सकें, फिजिकल फॉर्म में ना भेजना पड़े। ऑफेंसेस एंड कॉन्ट्रावेंशंस, कोई भी जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ऑफेंसेस आ जाते हैं, कॉन्ट्रावेंशंस आ जाती हैं, उनसे डील करना, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं कि ये क्राइम हो गया तो उसके लिए क्या सज़ा है, क्या पेनल्टी है, वो सभी। ठीक है, जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जो भी कर रहा है उस के खिलाफ जो है एक्शन लेना, और जो भी मतलब इससे पीड़ित है, जिसके साथ हुआ है क्राइम, उसको जस्टिस दिलवाना, न्याय उसको दिलवाना, इससे ये एक्ट डील करता है। आगे पढ़ेंगे हम साइबर क्राइम क्या होता है और कौन कौन से हैं जो इसके अंदर क्राइम के अंदर आ जाते हैं, उनके लिए क्या क्या पेनल्टी वगैरह बता रखी है, वो सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी पॉइंट। तो एक बेसिक था, ये समझ लेंगे तो आगे के वीडियोस में आसानी होगी समझने में। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।